यहाँ के विधायक भाई अनिल जी, सभी पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप विराज जाएं। अगर टीवी कैमरा भी अगर सेट करके अगर बैठ जाए तो हमारे पर बड़ी मेहरबानी होगी। पीछे वाले लोगों को तकलीफ होती है, एक बार सेट कर दें आप और फिर बैठ जाएं तो आप बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की सबकी। माताएं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज की ये स्वराज संकल्प यात्रा आपके कानपुर में, आज मैं क्योंकि जो क्षेत्र को मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूं और यहाँ का अधिकांश जो यहाँ उपस्थित है जन समुदाय, उसमें अधिकांश खेती पर निर्भर करते हैं। मैं इस देश में 2 प्रकार की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 59 साल तक राज किया। अगर आप बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी, पीछे वालों को दिक्कत होगी। 65 साल की आजादी में मुल्क के सभी बंधुओं के सामने मैं अपने मन की पीड़ा रख रहा हूं। अगर आपको लगे कि भाई मेरी बात में कोई दम है तो आप जरूर मेरी बात पर विचार करना। 65 साल के इस लोकतंत्र में 59 साल तक कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया। केवल 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राज किया। राजस्थान में 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। 15 साल तक भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी ने राज किया। अब मैं मुल्क के मालिक तेरे सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं। इस देश का 60%, 65% आदमी अगर अपना रोजमर्रा का जीवन चलाता है तो खेती से चलाता है। अगर खेती के आधार पर यह देश हमेशा अपनी रोजी रोटी चलाता है। जब कांग्रेस राज में आई थी, देश आजाद हुआ था, उस समय एक नारा कांग्रेस का आता था कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आपने भी सुना होगा, बचपन में मैंने भी सुना, किसान मजबूत होगा देश मजबूत होगा। कांग्रेस के लोग उस समय भाषण देते थे, 2 बैलों की जोड़ी आई है और किसान का वो एक निशान था। सबके मन में एक आशा जगी थी और कांग्रेस भाषण में भी कहती थी कि सोने की परेड़ी से, सोने के हल से मैं किसान को हल लगाऊंगा। उसकी माता और बहनें जब पानी लेने जाएगी तो सोने की डोरी पर पानी लेके आएगी। लगता था कि हिंदुस्तान का ये जो किसान है, हिंदुस्तान का जो खेती के आधार पर अपना जीवन चलाता है, इसका भाग्य अब खुलेगा। लेकिन आज 65 साल के बाद ये मुल्क के मालिक तेरे सामने मैं एक दर्द भरी कहानी रखता हूं कि 65 साल में जिस कांग्रेस ने 59 साल तक दिल्ली में राज किया हो, आज किसान की हालत अगर देश में सबसे ज्यादा किसी की है तो वो हिंदुस्तान का किसान। जब बचपन में पढ़ता था तब बताते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। आज बिल्कुल उल्टा हो गया, उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार, नीच खेती। आज की तारीख में किसी का भी टूटा फूटा घर हो, अगर किसी छोटे से बच्चे को 4 साल के 5 साल के बच्चे को गेहूं का डब्बा देकर एक कलम दे दूं कि बेटा गांव में घूमता जा, और घूमने के बाद जहां जहां टूटा फूटा मकान दिखे, जहां टेढ़ा बड़ा मकान दिखे, जहां किवाड़ टूटे हुए दिखे, जहां ऊपर खपरेल हो, उसके यहाँ लिख देना ये किसान है। और जहां कहीं पक्का मकान मिले वहां लिख देना ये नौकरी करता है या व्यापार करता है। ये 65 साल की कहानी है। इस कांग्रेस से ये तो पूछ लो भले आदमी 59 साल के राज करने के बाद तुमने हिंदुस्तान के किसान को दिया क्या? आज भी हिंदुस्तान का किसान मंडी में नीलाम होता है। ये मेरे मुल्क के मालिक, तू अपने दर्द को समझ तो सही, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करे यार। 65 साल में इतनी मेहनत करके तेरे पूरा खलड़ा खाला कर दिया। लोग जब पंखे में और कूलर में जाके सो जाते हैं तब मेरा मुल्क का ये किसान अपने पूरे बदन पर सूर्य की ताप को सहन करता है और ठंड में अपने खेत में पानक करते हुए अपने जीवन को चलाता है। लेकिन उसके बाद भी उसको मिलता क्या है? उसके फसल का दाम उसे मिला क्या? इन 65 सालों में आज दिन तक इसको कभी भी फसल का दाम नहीं मिला। मैं वसुंधरा जी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, जब हमारा राज बने सबसे पहली प्राथमिकता दिल्ली की हो चाहे जयपुर की हो,
जब तक किसान को मुनाफे का मूल्य नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। 100 में से 60% आदमी खेती करे और जब उसका प्याज पैदा होता है तब 4 रुपए किलो में बिकता है, और जब बड़े सेठ का धनाढ़ आदमी उसको ले जाकर शीतगृह में खेत कर देता है और फिर धीरे धीरे निकाल करके 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया, 16 रुपया कमाता है। जो मेहनत करता, पसीना बहाता है, उसको तो खाद बीज का पैसा नहीं आता है, और जो अपनी बाप की पूंजी के आधार पर हिंदुस्तान को 65 साल से लूट रहा है, वो इसके 12 रुपया और 14 रुपया किलो कमाता है। ये कहाँ का न्याय है? आखिर इस न्याय का कोई फैसला करेगा? नहीं। इस दर्द भरी कहानी से मैं कई बार मेरे मन में इतनी पीड़ा और इतना एक तरह से आक्रोश आता है कि आगे इस देश के ऐसा एक आदमी बता तो हिंदुस्तान में जो बिना मुनाफे के धंधा करता है। आपने देखा होगा, छोटा सा पान का गल्ला लगाएगा ना तो पान की डंडी भी मुनाफा जोड़ करके पान की कीमत तय करता है। चाय बनाने वाला मुनाफे की कीमत तय करके चाय की दाम तय करता है। जूते बनाने वाला मुनाफा लेता है, अगरबत्ती बनाने वाला मुनाफा लेता है, कपड़ा बनाने वाला मुनाफा लेता है, सीमेंट बनाने वाला मुनाफा लेता है, ईंट बनाने वाला मुनाफा लेता है, लोहा बनाने वाला मुनाफा लेता है। एकमात्र हिंदुस्तान में 65 साल के बाद ये हिंदुस्तान का मेरा अन्नदाता मंडी में जाकर 1, 2, 3 में नीलाम हो जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र की दशा है? लेकिन उसके बाद भी आपने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया और इन राजनेताओं के चक्रों में आकर के ठोकते गए और आपने अपने बच्चे का कर्म छोड़ के रख दिया। आज किसी बच्चा, किसान का बेटा अब कभी कलेक्टर बन सकता है, कभी बन सकता है। मुझे बड़ा अफसोस है। मैं आज से आएंगे, लेकिन आप फर्क करो, हम लोगों ने 15 साल राजस्थान में राज किया, 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी ने राज किया। अगर कोई फसल बीमा लागू करता है इतने सालों के बाद, उसका नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने दिल्ली में बैठकर फसल बीमा तय किया। अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड किसी ने उपलब्ध कराया, धन्ना सेठों को तो क्रेडिट कार्ड मिलता था, फैक्ट्री के अंदर पैसा देने का कार्ड मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान को ब्याज जब लेने जाता था 2%, 3%, 4% और प्राइवेट आदमी से लाता तो 10% का ब्याज देकर के अपनी खेती होता था। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान को कहा, तेरे पास जमीन का मालिक है, तुझे मैं ये कार्ड देता हूँ, 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जाओ बैंक से जाकर के पैसे लो और वापस चुका करके अपने काम को करो। अगर क्रेडिट कार्ड कोई दे सकता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी दे सकता है। और किसान को सड़कों से अगर किसी ने जोड़ा, अगर विकास का कोई कारण बना हिंदुस्तान में, वो ये सड़कों का जाल बना, जिसके कारण से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को जुड़ा तो जुड़ा। लेकिन हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जिसने ये नहीं सोचा कि मुझे यहाँ वोट मिला कि नहीं मिला, यहाँ मेरी सरकार है कि नहीं है, यहाँ मेरा एमएलए जीतता है कि नहीं जीतता, कोई चिंता की बात नहीं। उन्हें जनगणना के आंकड़े उठाए और एक हिंदुस्तान की 500 की आबादी का हर गांव को डामर की सड़क से जोड़ने का पैसा दिल्ली की सरकार से, और आप भेज करके आपको भेजूंगा। क्या ये जाल तो बिछा आज सड़कों का, इस सड़कों का जाल बिछाने का काम अगर किसान के लिए किसी ने किया है, गांव को सामर की सड़क से किसी ने जोड़ा है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। फर्क करने की कोशिश करो, समझो कौन आपका भला करता है और कौन आपके साथ दगा करता है। पहली बार जब भैरव सिंह शेखावत बने थे मुख्यमंत्री, इस चौथर में मैं भी था और हमारे कैलाश की देखभाल थे। उन्होंने कहा ये किसान की यार पानड़िया की लगान की 12 रुपए की, 14 रुपए की, 25 रुपए की, 75 रुपए की, इससे पैसा इकट्ठा होकर राज का खजाना क्या करे, जिसके बाद लंगोटी लगाने को नहीं। उन्होंने कहा लगान माफ, उस समय के देर आज जिससे कभी लगान लगा है क्या? लगान किसका माफ किया? किसान का लगान माफ किया। किसने किया? कांग्रेस ने नहीं किया, भैरव सिंह शेखावत ने किया। और अगर आप लोगों को याद हो, हम जेल में बंद थे, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी और तुम्हारी गेहूं की लेवियां खुलती थी, लेवियां है ना, मुर्गा बनाया जाता था, सरकारी कांटे पर गेहूं तोलना पड़ता था, किसान रोता था, ए नेता और एक अधिकारी मेरे खेत में जाकर एक डंडी को बचा दे, मैंने गेहूं बोया हो तो तुम मुझे गेहूं ले, लेकिन मैंने तो गेहूं की डंडी नहीं बांधी, मैं कैसे तुझे गेहूं तोलेगा? हमें जानता नहीं है, जेल जाना पड़ेगा अगर तुमने लेवी नहीं तोली। और रोता जाता था अपनी पत्नी के गहने गिरवे रखता था, सामने की दुकान से 2 रुपए किलो में गेहूं खरीदता था और रोता रोता सरकारी कांटे पर 1 रुपए 5 पैसे में तोल के जाता था। उसको अगर अतुना में किसी ने लिखा, उसका नाम है भैरव सिंह शेखावत, जिसने
आज दिन तक आपको लेवी नहीं लग देती और लेवी आप चाहो वहां जाको बेचो, लेवी समाप्त करे तो भैरव सिंह शेखावत, लगान माफ करे तो भैरव सिंह शेखावत, 10,000 का कर्जा माफ करे तो भैरव सिंह शेखावत, गांव को डामर की सड़क से पंचायत को जोड़े भैरव सिंह शेखावत, बच्चों को मुफ्त किताबें दे, पहली से 5वीं जब मैं शिक्षा मंत्री था और पहली से 8वीं तक अगर किताबें कोई दे तो भैरव सिंह शेखावत। कांग्रेस ने एक बर्तन और पेंसिल कभी गरीब के बच्चे को इन 65 सालों में दी क्या? तुम हत्यारे तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्या गरीब का ख्याल रखते हो? और जब दोबारा सरकार बनी, वसुंधरा जी बनी, मैं वसुंधरा जी के पास गया, मैंने कहा गरीब का बच्ची आज भी इसलिए स्कूल नहीं जाती है, वो सोचता है बच्ची को पढ़ा के क्या करूंगा। उसका कारण है फीस लगती है, उसका कारण है किताबों का बोझ लगता है, वो बच्ची को नहीं पढ़ाता है। भाई साहब आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहता हूँ बच्ची को 10वीं तक की किताबें फ्री छाप के दो। उन्होंने कहा भाई साहब छोड़ो, अपन तो सरकारी स्कूल में सारे बच्चे गरीब के हो या अमीर के हो, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको सरकारी खजाने से किताबें छाप करके बांटेंगे। 65 करोड़ की किताबें हमने आपको पहुंचाई, हम किताब पहुंचाएं तो आपको नहीं, हम लेवी समाप्त करें तो आपको नहीं, हम आपको लगान खत्म करें तो आपके समझ में नहीं आता, हम आपको गांव को डामर से जोड़े तो समझ में नहीं आता। हर गांव में मिडिल स्कूल मेरे टाइम पे खोला और सेकेंडरी स्कूल में एक झटके में वसुंधरा जी ने कहा हर पंचायत पर 10वीं का स्कूल होना चाहिए। एक भी ऑर्डर से बिना आपके झूठे झगड़ाए हमने आपका गांव का हर पंचायत पर एक सेकेंडरी स्कूल खोल करके दिया। क्या बात किया हमने? हम इस बात को जानना चाहते हैं। जब तक आप दो पार्टियों के बीच में अंतर नहीं करोगे और राम धर्म से अंतर नहीं करोगे, तब तक इस अंतर को वास्तव में लोकतंत्र खड़ा नहीं होगा। लोकतंत्र का वोट पड़ेगा तो काम के आधार पर पड़ेगा, जनता की सेवा के आधार पर पड़ेगा। दुर्भाग्य मेरे देश का 65 साल के बाद भी मेरा मतदाता अभी तक इतना मजबूत नहीं हो पाया, जिसके कारण से इन राजनेताओं की दुकान चल रही है। इन राजनेताओं की दुकान उठ जानी चाहिए। इतना 65 साल बहुत होता है इस देश के लिए। और कांग्रेस पार्टी इसका मतलब भ्रष्टाचारियों की पार्टी। एक ऊपर से लेकर चलो, मेरे पास इतना समय नहीं, बाकी मैं एक एक राज्य की नेहरू जमाने से लेकर इंदिरा जी के जमाने से लेकर रोबोट से लेकर के यूरिया खाने वालों से लेकर घास खाने वाले को लेकर शक्कर खाने वाले को, टेलीफोन के तार खाने वाले, कोयला खाने वाले, इन भ्रष्टाचारियों की सरकार इस देश में चल रही है। और उसके बाद भी अरे कांग्रेस की चोरी छाती करके आता है हमको वोट देना। तुम जैसे बेईमानों को, चोरों, लुटेरों को वोट देकर के क्या देश को बर्बाद नहीं किया? आज हमारी देश की जो बेइज्जती दुनिया में हो रही है, लोग क्या कहते हैं? ये चोरों का देश, ये भ्रष्टाचारियों का देश। एक दिन अखबार ऐसा नहीं है जिसमें कोई कांड नहीं खुलता है। कल परसों आपने देखा होगा नरेगा, महानरेगा, उसके अंदर 13,000 करोड़ का घोटाला हो गया। राजस्थान में नरेगा का पैसा, जैसा आपने कल कहा था, 4 कलेक्टर जांच होकर के प्रमाणित हो गया कि उनके नरेगा का पैसे को बेईमानी से खरीदने लगाकर 4 कलेक्टर को नोटिस दे दिया गया। और भरत सिंह उस समय मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जांच बिठाई, हाउस में हमारे कहने से बिठाई और उसके बाद जांच में रफा दफा क्या किया? सुन के मुल्क के माने मेरे पास चले होगा, 4 कलेक्टर को तो मुक्त कर दिया। ये कहा कि इनकी नेग्लिजेंसी जरूर है लेकिन इनकी बदनीयती नहीं है। और उसके नीचे के अधिकारी थे उन सबको सस्पेंड कर दिया, एलडीसी को सस्पेंड कर दिया, बाबू को सस्पेंड कर दिया। अरे गलती करता है तेरा कलेक्टर और सजा देता है एलडीसी को। ये कौन सा राज्य, कौन सा तरीका है? इस तरीका को समझना पड़ेगा। आज आप में से, हम में से कोई भी कहता है यार पटवारी पैसा लेता है, थानेदार पैसा लेता है, डॉक्टर पैसा लेता है, फला पैसा लेता है। अरे लेगा यार, जिसका बाप चोर है उसकी औलाद चोर पैदा होती है। इसमें उसका क्या दोष? अगर इस देश में भ्रष्टाचार, अगर कहीं गंगा बही है ना, तो हिमालय से गंगा भ्रष्टाचार की आई, जो गली और नालियों तक पहुंच गई, हर गांव और गली तक घुस गई। इस भ्रष्टाचारी को खत्म करना है ना, ये वोट की पेटी से होता है, ये सरकार से नहीं होता है। ये मुल्क के मालिक अगर भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने की इच्छा तेरी हो तो ईमानदारी से वोट डालना सीख जा और राम धर्म के आधार पर डाल। तो वोट की पेटी में तो साला बम्बूल का बीज डालता है और फिर उसको खाद बीज देता है और फिर 5 साल बाद उसको देखता है आम लगेंगे, आम लगेंगे। अरे बम्बूल पे आम लगता है, बम्बूल पे आम नहीं रख सकते। अगर आम लगाना है ना, आम की गुठली देख करके रोको। मैं दावत देता हूँ कांग्रेस के, एक प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, एक बंदा बता दे मेरा देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहा, मेरा नेता अडवाणी जी रहा, भगत सिंह जी रहा, भंडारी जी रहा, वसुंधरा जी रही, सुंदरलाल पटवार रहा, नरेंद्र मोदी रहा, शिवराज चौहान रहा, डॉक्टर रमन सिंह रहा। हिमाचल में हमारा मुख्यमंत्री, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो, इनमें से किसी पर एक छींटा भी बेईमानी का लगा के बता दे, तब समझ में आएगा क्या।
विकास के काम भी करें, देश को आगे बढ़ाने का काम भी करें और सीमा को मजबूत करने के लिए अटल बिहारी जैसा बहादुर प्रधानमंत्री था, जिसने पोखरण के रण में एक नहीं 4-4 बम मारकर दुनिया को बता दिया कि हम कमजोर देश नहीं है, हम आणविक शक्ति के देश है। इतना बहादुरी का काम कोई कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपका वोट का हम केवल आपसे भीख मांग के नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने हृदय रूपी तराजू में कांग्रेस का 65 साल का राज, हमारा 6 साल का दिल्ली का राज, हमारा यहाँ का 15 साल का राज और उनका 50 साल का राज, आप अपने ग्राम खानपुर और आसपास की पंचायतों में ईमानदारी से लिस्ट बना डालो। और अगर आपको लगे कि हमने 5 साल 6 साल दिल्ली में और 15 साल राजस्थान में आपके क्षेत्र में ज्यादा काम किया है तो हम तुम्हारे वोट के हकदार तो जरूर है, हम तुम्हारे वोट के हकदार हैं। और इसी आधार पर मैं मुल्क के मालिक से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि ईमानदारी से इस बिगड़ते हुए देश को चीन छाती पर आकर बैठा है, हमारी सीमा में घुस रहा है, उधर कश्मीर में इन्हें देशद्रोही नंगा नाच कर रहे हैं, उधर बांग्लादेशी का घुसपैठ बोलकर इस धर्मशाला को देश को तबाह करने लगे हैं। ये कांग्रेस वोटों के पीछे पागल होती चली जा रही है। ऐसे पागल को सजा देना देश हित में होगा, देश की भलाई के लिए होगा, हिंदुस्तान